हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर हम एसएचएम के होपफुली एक दो लेक्चर में हम लास्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। और जैसा कि हम देखें, रोटेशन, एसएचएम और एक चैप्टर और बचा है जो है आपका ग्रेविटेशन मैकेनिक्स का। ये एक और टॉपिक आपका रहेगा। और उसके बाद COM, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन, ये है आपका। फिर बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर उसमें आपका फिर आ जाएगा एक बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, एक ये भी चैप्टर है। तो होपफुली अब जो है ये जो सीरीज है अब अपने लास्ट पड़ाव पे पहुंच गया है, क्योंकि ग्रेविटेशन और COM और कॉलिजन। हालांकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत बेसिक चैप्टर है। वर्क पावर एनर्जी एक ये भी है, ये भी बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। हाँ, एक COM, सेंटर ऑफ मास, और एक ग्रेविटेशन बचा है। और आपके पास ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो हम कवर अप नहीं किए हैं। और हो सकते हैं एक और है साउंड वेव, और साउंड वेव, हाँ वेव वाला आपका होगा। तो वेव एक है चैप्टर जो कि उसको हम कवर अप अभी तक नहीं किए हैं, एक यही एक चैप्टर है। तो इसको कवर करते हुए हम प्रोबेबली इस सीरीज को खत्म करेंगे। मतलब अब हम लास्ट पर पे एक दो चैप्टर आपके लिए बचा हुआ है। और वैसे भी ग्रेविटेशन नॉट ए बिग डील, अब एक सेंटर ऑफ मास बचा है। बाकी जो भी आपका कंसेप्चुअल टॉपिक था उसको हम कवर कर लिए, चाहे वो 12th पार्ट का टॉपिक हो, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर। अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन PYQ। तो ध्यान से देखिए, आपको इस चैनल पे सारे PYQ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, अब तक जितने भी 2019 तक, क्योंकि 20 वाला इस जो बुक हम लिए हैं उसमें है नहीं। तो 2020 और 2021 का तो पेपर आपको वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएंगे। तो अब तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोर देन 2000 एंड 3000 प्रॉब्लम इसमें हम कवर किए हैं, एक दो प्रॉब्लम नहीं किए हैं। तो ये सारे सीरीज को आप जरूर देखिए, चाहे वो एसएचएम हो, रोटेशन तो सबसे लंबा गया है, चाहे वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, और इसमें हम सारे कवर कर लिए हैं, चाहे एसी हो, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम बहुत सारे कवर कर लिए हैं। और भी जो बच गए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फैब, ये वाला मंथ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हम सारे कवर कर लेंगे। तो फिर आपके लिए मार्च रिवीजन के लिए आपके लिए सही रहेगा। मार्च में भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। और रही अप्रैल से तो आपका एग्जाम फिर शुरू ही हो जाएगा। अप्रैल के मंथ से, अप्रैल और मई में, तब तक हमको और भी बहुत सारे बुक, एक और बुक हम ले लेते हैं DC पांडे। इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम जो कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा, तो इसको भी कवर कर लेंगे। यानी कि FC वर्मा, DC पांडे और PYQ, इतने हम कम से कम कवर करके एग्जामिनेशन हॉल में हम जाएंगे। यानी कि इतने तो कवर हो ही जाने चाहिए। और इसमें करीब करीब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, चाहे वो SC वर्मा हो। तो इसके पहले जो सीरीज हम चलाए हैं वो SC वर्मा का सीरीज था, तो उसमें भी हम बहुत सारा कवर किए हैं, तो वो भी आप जरूर जाके देख लें। अब जो बचा है एक DC पांडे को कवर करते हुए, इस सीरीज को हम अप्रैल, बिफोर अप्रैल इसको हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मई और जून में आपका JEE एडवांस का भी एग्जाम होगा, तो उसके पहले हम 2-3 बार इसको कवर करते जाएंगे। यानी कि जो अभी तक हम किए हैं उसके बाद हम अब कुछ नया नहीं करेंगे। अब नया करने का टाइम नहीं रहा है। अब जो भी किए हैं उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में रिव्यू ही करेंगे, यानी कि फिर से उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो एक और बुक DC पांडे, ये भी एक बहुत डिसेंट सा बुक है जो कि मार्केट में सही है। तो इसका भी कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे, चाहे वो AC का हो, इलेक्ट्रोस्टैट का हो। तो इसका कवर करते हुए, मतलब सारे, चाहे वो SC वर्मा का हो, तो इस सबको कवर करते हुए अगर आप एग्जाम हॉल में जाइएगा
मेरे हिसाब से तो ऐसा अब आपको कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या ये क्वेश्चन हम इस टाइप का क्वेश्चन हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट के साथ डील करना सीख लेते हैं, और इसीलिए हम PYQ ज्यादा चुने हैं। कोई रेफरेंस बुक को हम कम चुनते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बहुत सारा कंसेप्ट सिखाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारा कंसेप्ट मतलब सिखाने का कोशिश करता है। तो आइए, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपका कंप्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम है। कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द x एक्सिस इन ए पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म Vx। तो इसका पोटेंशियल कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, जो कि x का फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू kx²। इट परफॉर्म SHM, जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है, इट परफॉर्म SHM मोशन। द करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √/m/k। तो टाइम पीरियड जो है इसके प्रोपोर्शनल है, इतना हिंट आपको दे दिया हुआ, m/k के प्रोपोर्शनल है। कैन बी सीन इजिली यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, हाउएवर द मोशन ऑफ द पार्टिकल can be periodic even when its potential energy increases on both side of x = 0। अब ये आपको फिगर में तो दिख ही रहा है, इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लास्ट में ये क्या हो जाता है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो x एक्सिस के पैरेलल इट मींस x एक्सिस के पैरेलल यानी इन्फिनिटी को चला जाता है। तो इस टाइप से आपको दिखा रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो कि आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, और इसका टाइम पीरियड जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू √/m/k। और टाइम होता क्या है, टाइम पीरियड जो है इसके प्रोपोर्शनल है, इतना आपको दे दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि ये दोनों साइड इट इज ए पीरियोडिक आपको दिख रहा है कि इतना के बाद ये क्या हो जाता है, और ये दोनों एक्सिस यानी कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जो कि आपको दिख भी रहा है कि x² हो तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा ही। अब ऐसा आपको दिख गया, तो इन सच ए वे दैट टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस ऑन बोथ साइड, जो कि दोनों साइड इंक्रीज कर रहा है, ये आपको गिवन है, इंक्रीजेस इन बोथ साइड इन वे दैट डिफरेंट फ्रॉम द kx², and total energy is such that particle does not escape to infinity। तो does not escape to infinity, और Vx का वैल्यू अल्फा इंटू x² लिखा हुआ है, और a इज पॉजिटिव, मॉड a नियर टू ओरिजिन एंड बिकम्स कांस्टेंट दैट इज V0, और x इज ग्रेटर देन mod x is greater than x0, जो कि आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, x से बड़ा और -x से छोटा। तो इसके लिए क्या है, आपको दिया हुआ है कि इसके लिए ये कांस्टेंट हो जाता है, तो इसके पैरेलल हो जाता है, तो इसके पैरेलल हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहां तक ये जाते जाते ये बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये इस टाइप से कांस्टेंट हो जाता है समथिंग, यानी कि उसके बाद ये बढ़ता नहीं है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन x0 ये पोजीशन, इसके बाद क्या होता है, तो यानी कि इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन x0 या x इज लेस देन -x0। तो इन दोनों कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी इधर समथिंग कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद इसका पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। और कब, जब mod x इज ग्रेटर देन x0। तो इसमें तीन क्वेश्चन इसमें पूछे हैं इस कंप्रीहेंशन टाइप में, और ये प्रॉब्लम आपको 2000 है कि एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, और उसका एक पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन x एक्सिस इन ए पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म दैट इज दिस, ये पोटेंशियल एनर्जी इसका है, kx के फॉर्म में है, जो कि आपको दिख रहा है। परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, द करस्पॉन्डिंग time period is proportional to √m/k, जो कि होता भी है 2πm/k। ये आपका टाइम पीरियड होता भी है, तो टाइम पीरियड होता है क्या, 2π √m/k।
तो ये आपको दिया गया है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू √m/k as can be seen easily using dimensional analysis. However, the motion of the particle can be periodic even when its potential energy increases on both sides of x is equal to 0 in a way that different from kx square, and its total energy is such that the particle does not escape to infinity. और बाकी आपको क्या दे दिया हुआ है, Vx का रिलेशन, Vx दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स का पावर 4, और यहाँ पे A पॉजिटिव दिया हुआ है, यानी अल्फा जो भी यहाँ पे है, अल्फा जो भी है ये पॉजिटिव है, और मॉड x नियर ओरिजिन एंड इट्स बिकम कांस्टेंट, जो कि धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो कांस्टेंट किस में हो, x नोट से बड़ा हो, और या इस पॉइंट पे जब ये x नोट से छोटा हो, तो यानी x नोट से बड़ा हो या x नोट से छोटा हो, तब ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और ये किस रिलेशन को, ये आपका क्या दे दिया हुआ है, ये आपको टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दैट द पार्टिकल डज नॉट एस्केप टू kx स्क्वायर एंड इट्स टोटल एनर्जी इज सच ए वे। तो इसका टोटल एनर्जी, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी ये दे दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इस टर्म में आपको दिया हुआ है Vx दैट इज अल्फा इंटू एक्स का पावर 4। अब फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछा है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E, अगर टोटल एनर्जी उसका E है, it will perform periodic motion only if it perform periodic motion, it will perform periodic motion only if, ये पीरियोडिक मोशन क्या कह रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो आप बताइए क्या रिलेशन हो सकता है, क्या E इज लेस देन 0, E इज ग्रेटर देन 0, E इज ग्रेटर देन V, या कुछ ऐसा रिलेशन बना है। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी को E लिया गया है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E, इट विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन ओनली इफ। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको, अब इसमें E का वैल्यू यानी कि टोटल एनर्जी पे हमको फोकस करना है कि टोटल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्स नोट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। इधर भी एक्स नोट, नेगेटिव एक्स नोट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा है कि टोटल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका हो जाता है, ये दिस इज एनर्जी, टोटल एनर्जी। आप देख रहे थे तो इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें आपको एक एजम्पशन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें दिया हुआ है कि एक मास m कंसीडर करना है जिसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा है, और वो ओरिजिन के क्या है, विच इज नियर टू ओरिजिन, वो तब बात कर रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी ये तब होता है जब हम बात क्या कर रहे हैं, नियर टू ओरिजिन, जब हम बात कर रहे हैं नियर टू ओरिजिन, नियर टू ओरिजिन। अब यहां से अगर हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो यहां से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला पॉइंट पूछा है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज E। अगर टोटल एनर्जी उस पार्टिकल का E है तो इट विल परफॉर्म पीरियोडिक मोशन ओनली इफ। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो आप ऐसा समझिए कि एक बॉल है, और अगर ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी, टेलिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, और इतना आपको बोल दिया है कि वो जो है पीरियोडिक मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन, इट परफॉर्म पीरियोडिक मोशन ओनली इफ। सो E उसका एनर्जी है और V उसका क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इस टाइप से करेगा टू एंड फ्रो, और ये पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक मोशन है, इतना आपको दे दिया हुआ है, तो ई का यानी इसका ई का वैल्यू अगर टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका हो जाता है क्या, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा, तो टोटल एनर्जी ई, अगर ई वी के बराबर हो गया, अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो ये कभी भी पीरियोडिक मोशन नहीं करने वाला है, और वो पीरियोडिक मोशन इसका नहीं होगा अगर ई डायरेक्ट वी के बराबर होगा। और एक चीज है कि ई अगर 0 के बराबर हो, यानी इसका जो एनर्जी हो, टोटल एनर्जी, वो या तो वी के बराबर हो, यानी समथिंग पोटेंशियल कुछ भी हो उसका, तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल किसी का हो तो वो पीरियोडिक मोशन तो कर नहीं सकता है। अगर किसी का पोटेंशियल सपोज दैट कांस्टेंट है तो ये पीरियोडिक मोशन तो नहीं करेगा, और अगर उसका 0 है तो भी नहीं करेगा। तो वही आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि E इज ग्रेटर देन 0, E इज लेस देन 0, और E मतलब E का वैल्यू क्या होगा, यानी कि उसका टोटल एनर्जी इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, अगर उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, अगर वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, तो अगर वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो कुछ उसका समथिंग टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड इस टाइप से, अगर टाइम पीरियड कुछ ना कुछ अगर हो, तो अगर वो 0 हो जाए तो 0 हो जाए तब भी पीरियोडिक मोशन वो नहीं हो सकता है, और अगर वो V नॉट हो जाए, यानी उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, तब भी पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता। तो पीरियोडिक मोशन तभी होगा जब वो क्या हो, E इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी है, लेकिन V नॉट से लेस हो। अगर इन दोनों के बीच में उसका टोटल एनर्जी रहेगा तो क्या होगा, उसका जो मोशन रहेगा नॉट एसएचएम, लेकिन उसका मोशन पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक होगा तो क्या होगा, उसका मोशन टू और फ्रो करता रहेगा। अब इसमें यह भी है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो कोई मोशन नहीं होगा, अगर वो V नॉट हो गया तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, जबकि आपको पीरियोडिक भी होना है और क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर मोशन भी होगा। तो ये E यानी कि टोटल एनर्जी विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, बट लेस देन V नॉट, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट हो गया, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके बीच में रहेगा तब, यानी इसका जो टोटल एनर्जी है विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन V नॉट। यही आपका ऑप्शन जो है, यानी कि फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि इसका जो टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो भी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, अगर ये V का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो भी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, और अगर 0 हो गया तो भी नहीं होगा, यानी कि इसके बीच में होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन V नॉट। सो दिस इज डी ऑप्शन विच इज राइट वन। अब इसका नेक्स्ट, वो पार्ट 1 था, ये आपका पार्ट 2 है, जिसमें कह रहा है फॉर द पीरियोडिक मोशन ऑफ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड दैट इज A, और ये काम अब इतना छोटा यानी ओरिजिन के करीब करीब ये हो रहा है, तो इसीलिए कह रहा है कि पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये ओरिजिन के नजदीक वाले पोजीशन के लिए आपको बताया है कि इसका जो पोटेंशियल होगा Vx दैट इज इक्वल टू अल्फा x का पावर 4। ये कब बताया है कि जब ये ओरिजिन के बहुत करीब हो, वेरी नियर टू ओरिजिन से बहुत करीब हो, तब आपसे कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है। तो दिस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये आपको बोला है कि ये प्रोपोर्शनल टू, और इसका आपको Vx दिया हुआ है, यानी इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी,
तो ये कब बात किया गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी दिया हुआ था, तो ये तब दिया हुआ है इसके लिए। लेकिन जब वी आर वेरी वेरी नियर टू ओरिजिन दैट, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इस टाइप से है, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर पे नहीं है, एक्स का पावर 4 है। ये कब बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोटेंशियल नियर द ओरिजिन विच इज नियर टू ओरिजिन। ये ओरिजिन से क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए, यानी 0,0 से। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू अल्फा एक्स का पावर 4। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा। तो यहां से अगर हम निकालें तो Vx का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स का पावर 4। तो अगर हम यहां से बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी। तो एक क्वेश्चन हम किए थे, जो डायमेंशनल इक्वेशन को हम सिंपली क्या किए थे, इक्वेट किए थे और वहां से फॉर्मूला आ गया था। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी करेंगे, क्योंकि आपको जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए प्रपोर्शनल टू, एक और भी क्वेश्चन किए थे उसमें भी आपको प्रपोर्शनल टू टाइप क्वेश्चन था, तो उसमें भी हम वही किए थे। क्या किए थे, लेफ्ट LHS और RHS को सिंपली हम क्या कर लिए थे, इक्वेट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन को क्या किया, हम सिंपली दोनों साइड इक्वेट कर दिए। अब यहां से आपको पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या लिखेंगे, mLT-2 इंटू एल। ये आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है कि ये फोर्स mLT-2। तो जब भी आपको डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हो तो बहुत इजी है। तो जैसा कि मास इंटू एक्सेलरेशन ये फोर्स होता है, तो mL²T-2 ये हो जाता है आपका फोर्स के लिए, डिस्प्लेसमेंट इंटू एल। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू आपको क्या है कि अल्फा इज समथिंग पॉजिटिव, इतना आपको दे दिया हुआ कि अल्फा कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। और यहां पे क्या हुआ, एक्स का पावर 4। तो यहां से अगर हम लें तो mLT-2 इंटू एल डिवाइडेड बाय एल का पावर 4, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 यहां पे क्या हो जाएगा, एल का पावर 4 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया। तो यहां से अगर हम अल्फा को इक्वेट करें, सो अल्फा दैट इज बेसिकली इक्वल टू mL, तो एल स्क्वायर है तो एल का पावर -2 हो जाएगा ऊपर, और क्या हो जाएगा, t का पावर -2 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, डायमेंशनल इक्वेशन को इक्वेट करें, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है। इक्वलिटी होल्ड तो कराना नहीं है हमको, बस प्रोपोर्शनलिटी। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी रहता है तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है LHS बराबर RHS, और इस किसके हेल्प से हम बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन दोनों साइड इक्वेट करते हैं। अगर हमको चाहिए कि ये टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड इसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब आपको पता है ए क्या है, ए आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। अल्फा का हम निकाल चुके हैं कि अल्फा का आपका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला m l का पावर -2 t का पावर -2, बस ये पुट कर देते हैं। जिस चारों ऑप्शन में ये टाइम पीरियड आ गया, आपको मास का आपको पता है, तो बस वैल्यू पुट कर दे। वैसे भी टाइम पीरियड होता है क्या, m बाय समथिंग कांस्टेंट। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि m बाय समथिंग कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट ये अल्फा आपका कांस्टेंट ही है, अल्फा दिया हुआ है कि अल्फा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड आपको ये कंप्रिहेंशन टाइप में भी दिया हुआ है। वैसे भी टाइम पीरियड होता है क्या, 2π√m/k। तो ये आपका हो जाता है टाइम पीरियड इक्वल टू, तो मास बाय के, और के की जगह पे यहाँ पे शायद अल्फा लिखा हो, तो अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे। या तो ए होगा या तो बी होगा, इतना से क्लियर हमको है। अब ए होगा कि बी होगा, सी और डी तो ऐसे ही चले गए। फिर भी आप चेक कर लीजिए,
क्योंकि सी और डी, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड होता नहीं है। अगर ये क्या ये परफॉर्म कर रहा है, आपको पीरियोडिक मोशन है, एम्पलीट्यूड है और इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड है, तो ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये SHM है। क्योंकि अगर SHM होता तो हम डायरेक्ट लिख लेते इट्स टाइम पीरियड इज रूट ओवर m/k समथिंग k कांस्टेंट, लेकिन यह कहीं नहीं इसमें मेंशन है, बस यहां तक बस दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में भी कहीं पीरियोडिक मोशन सिर्फ दिया हुआ कि वो पीरियोडिक मोशन है, कहीं भी SHM है ये कहीं से मेंशन नहीं है। इसलिए आप क्या करें, आप डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते हैं। चेक कर लेते हैं, इधर से आपका अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा का डायमेंशनल इक्वेशन, मास का आपको पता है एम्पलीट्यूड लेंथ L होता है, मास का m होता है। तो अगर वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल है तो LHS बराबर RHS ड्यू टू डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसमें दो ऑप्शन है, दोनों चेक कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा यहां से। तो ना तो पिछला क्वेश्चन भी आपको कहीं ये दिया हुआ था कि वो SHM है, फिर भी हम उस पर काम किए। तो इसमें अगर हम देखें तो A 1/L फर्स्ट वाला ऑप्शन को अगर हम क्या करें, वेरीफाई करें, तो ये रूट ओवर ये आपका मास का m हो जाएगा, अल्फा का हम क्या लिख देंगे m, L का -2, t का पावर -2। तो ध्यान से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा और 1/L और ये रूट ओवर ऊपर L² हो जाएगा और t² हो जाएगा। तो यहां से L² रूट ओवर, यहां से L कैंसिल हो जाएगा और t निकल जाएगा। एग्जैक्टली आपका अगर देखें तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो कि डायरेक्ट मैच करता है, और अगर सेकेंड मैच कर रहा है तो फर्स्ट मैच नहीं करेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड में ही सिर्फ हमको और बाकी ये सब आप चेक कर लीजिए, इसमें आपका नहीं आएगा। सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन होल्ड करवाना हो तो ये आप मतलब ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, ये काफी एफिशिएंट होता है इस टाइप का प्रॉब्लम में। अब लास्ट पार्ट इसका पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर मॉड x इज ग्रेटर देन x0, और एक कह रहा है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इट प्रोपोर्शनल टू v0, प्रोपोर्शनल टू दिस इक्वेशन, प्रोपोर्शनल टू दिस इक्वेशन एंड प्रोपोर्शनल टू 0। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपको क्या दिया हुआ है, Vx दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और ये कब बात किया जा रहा है, इधर से, यानी कि मॉड x इज ग्रेटर देन 0। और अगर मॉड x इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन x0 एंड x इज लेस देन x0, यानी कि इधर की बात किया जा रहा है, इससे राइट और इससे लेफ्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसका वैल्यू, यानी कि ये आपका हो जाएगा kx²। ध्यान से देखिए x0 के बाद क्या हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है, तो वही आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए x0 ये कंडीशन है, यहां पे बात कब किया जा रहा है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की बात तब किया जा रहा है जब ये मॉड x, यानी कि ये अभी तक हम बात कर रहे थे नियर टू ऑरिजिन, ऑरिजिन से करीब, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे और इससे हम काम कर भी लिए। लेकिन अब बात किया जा रहा है कि जब ये मॉड x इज ग्रेटर देन x0, यानी कि या तो वो x इज ग्रेटर देन x0 यानी कि यहां ये आपका x0 है, नेगेटिव x0, यानी इससे इधर और इससे इधर। अब तक हम बात कर रहे थे इन दोनों के बीच में, ओरिजिन के बीच में। अब क्या कह रहा है कि x0 के राइट साइड, यानी इट्स ग्रेटर देन x0 एंड इट लेस देन -x0, यानी इससे इधर। तब आपसे कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन, जैसे कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल से अगर हमको फोर्स निकालना हो, अभी हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या हो रहा है कि जब x0 से बड़ा और -x0 से छोटा की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो जब भी हमको फोर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू f। और आपको पता है कि x0 से बड़ा और -x0 से छोटा में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। सो
समथिंग कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो एफ दैट इज इक्वल टू जीरो, और अगर फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो तो होगा। सो इट्स डी इज करेक्ट, यानी कि किसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कब, जब हम बात कर रहे हैं एक्स नोट से ज्यादा, यानी कि व्हेन वी आर टॉकिंग मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नोट, तब की हम बात कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए, तो मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो ए शुड बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इट्स पोटेंशियल डज नॉट चेंज विथ देयर डिस्प्लेसमेंट। और अगर पोटेंशियल चेंज ही नहीं कर रहा है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। सो डी इज राइट वन। और यही बात अगर इतना दूर की करते तो हम क्या करते, इसको डिफरेंशिएट कर लेते। सो के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसके पास डिफरेंशिएट कर लेते तो यहां से के 2x आ जाता। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें जीरो नहीं आता, इसमें समथिंग फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहां से अगर हम ला सकते थे, तो ये अगर डिफरेंशिएट करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2kx दैट इज इक्वल टू ma। तो ये आपका क्या हो जाता, ये प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होता, तो इसमें आपसे कह रहा है कि एक्स नोट के क्या वी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां से आप रिलेशन निकाल सकते थे। लेकिन इस केस में मॉड एक्स से ज्यादा में तो ये जीरो हो जाएगा। सो डी इज राइट वन। ये प्रॉब्लम शायद 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, द फेज स्पेस डायग्राम फॉर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए सर्कल सेंट्रिक एट द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर है, और इधर क्या दिया हुआ है, पी दैट इज मोमेंटम। और क्या रहा है कि टू सर्कल रिप्रेजेंट, टू सर्कल जो कि सर्कल टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, टू सर्कल रिप्रेजेंट सेम ऑसिलेटर बट फॉर डिफरेंट इनिशियल कंडीशन E1 एंड E2 आर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वही टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसे कहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इसी को आपको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब एक का रेडियस ए दिया हुआ है, दूसरा का रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, और ये आपका E1 है, ये आपका E2, और रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि E1 और E2 में आप रिलेशन बताइए। और A क्या है, A आपको दिया हुआ है, दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब दोनों सेम ही यहां पे दिया हुआ है कि टू सर्कल रिप्रेजेंट सेम ऑसिलेटर बट फॉर डिफरेंट इनिशियल कंडीशन E1 एंड E2 आर टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपको यहां पे भी ये आपको हिंट दे दिया हो कि ये एसएचएम है। यहाँ पे पिछला जितना भी अब तक क्वेश्चन किए थे तो उसमें कहीं एसएचएम दिया हुआ नहीं था, लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है, और दोनों सेम ही ऑसिलेटर का है बट इनिशियल कंडीशन दोनों का डिफरेंट है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि E1 और E2 में रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। क्या E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, या दोनों मतलब बड़ा कौन सा होगा। अब सिंपल सा बात है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो एक का रेडियस आपको 2a दिया हुआ है, तो एक का एम्पलीट्यूड ये आपका क्या दिया हुआ है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये भी आपको दे दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है। एक का मैकेनिकल एनर्जी E1 है, तो ध्यान से देखिए, मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो जैसा कि हम हर बार लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर
और जब इसके केस में लिखते हैं तो हाफ m, अब v के लिए लिखते हैं ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और a एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। तो यहाँ पे आप कौन सा एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एक का एम्पलीट्यूड a है तो उसका एनर्जी, अगर इसका एनर्जी E2 ले लेते हैं, सो दैट इज E1। सो E1 दैट इज इक्वल टू, यानी कि प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि बीच में और भी बहुत सारा रिलेशन है, क्योंकि ये ओमेगा पे भी डिपेंड करता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर। अब ऐसे क्या हो जाएगा, E2 दिस इज ए स्क्वायर। अब दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, E1 और E2 में रिलेशन चाहिए, तो E1 बाई E2 आप कर दीजिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो यहां से सिंपली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो E1 डिवाइडेड बाई E2 सिंपली इक्वल टू 4। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, समझिए कि इसका आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एडवांस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंसीडर द स्प्रिंग मास सिस्टम विद द मास सबमर्ज्ड इन वाटर, फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन ऑफ द साइकिल ऑफ दिस सिस्टम इज। तो इसका हमको क्या निकालना है, फेज स्पेस डायग्राम। अब क्या होगा, तो जैसा कि हम इसके लिए हम एक डैम्पिंग ऑसिलेशन हम पढ़ाए थे, डैम्पिंग ऑसिलेशन, डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो उसमें हम बताए थे कि किस टाइप से इसका एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज करता है, और डिक्रीज कैसे करता है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अब ध्यान से देखिए, मोमेंटम है, मोमेंटम इट मीन्स p दैट मीन्स mv। तो हर किसी में मोमेंटम है, दैट इज m इंटू v। और v के लिए हम हर बार यूज करते हैं ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये इसको सबमर्ज कर दिया गया है किसमें, समथिंग इसमें लिया हुआ है वाटर, वाटर में इसको हम सबमर्ज कर दिए हैं, सबमर्ज इन वाटर। फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन साइकिल फॉर दिस सिस्टम इज। अब क्या होगा, तो जहां तक हम बात करें डैम्पिंग ऑसिलेशन की, और इधर आपको पोजीशन दिया हुआ है, इधर आपको मोमेंटम दिया हुआ है, इधर आपको पोजीशन दिया हुआ है, इधर आपको मोमेंटम दिया हुआ है mv। अब ध्यान से देखिए, v डिपेंड कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड पे, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है उसके वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड पे। क्योंकि ओमेगा जो है ये तो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, x का वैल्यू, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम के बीच का ग्राफ है, तो मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि पोजीशन जैसे जैसे बढ़ेगा, पोजीशन यानी x इज इंक्रीजिंग, जब x इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला घटेगा, और ये घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा। तो ध्यान से देखिए कि इसमें a b c और d 4 ग्राफ में आपको दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे पोजीशन इस टाइप से आपको दिया हुआ है कि पोजीशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, तो पोजीशन जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो घट रहा है, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ेगा तो फिर घटेगा, तो इसका वैल्यू घटेगा तो ऊपर नहीं जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में क्या है आपका मोमेंटम, तो मोमेंटम बढ़ेगा कि घटेगा। अब ध्यान से देखिए कि ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये आपका वेलोसिटी। तो जैसे ही एक्स इंक्रीज करेगा, इफ एक्स इंक्रीजेस देन वी, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो होगा ए, वो डिक्रीज करेगा। और ये तो कांस्टेंट है, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपका क्या है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये तो कांस्टेंट है किसी का, तो ये चेंज नहीं करने वाला। तो ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, और अगर वेलोसिटी घट रहा है इट मींस उसका मोमेंटम घटेगा। तो घटेगा तो ऊपर वाला साइड लेंगे कि नीचे वाला साइड लेंगे, एग्जैक्टली नीचे वाला साइड लेंगे। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि घटते 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 जब x का वैल्यू a पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी शुड बी जीरो, और अगर वेलोसिटी जीरो है इट मींस मोमेंटम भी जीरो होगा। तो जब ये x बराबर a पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा तो मोमेंटम जीरो होगा। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा कि घटेगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा, फिर वापस से, क्योंकि ये वाटर में हम क्या कर दिए हैं, इसको सबमर्ज कर दिए हैं। सो दिस इज ए स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इसका क्या हो जाएगा, इस टाइप से घटता जाएगा। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि घटते घटते इसका जीरो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए इस टाइप से नीचे जाएगा, उसके बाद फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। तो डायरेक्शन अगर चेंज किया तो एक पॉइंट पे जीरो होगा, फिर नीचे आएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा वाले में कौन कौन सा ऑप्शन है, तो ध्यान से देखिए, इसमें बढ़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि x का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, इफ x इज इंक्रीजिंग इट्स मोमेंटम, मतलब इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस सो इट्स मोमेंटम डिक्रीजेस। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, और सिंपल सा बात है कि पहले जीरो था, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद फिर जीरो हो गया। सिंपल वाई एक्सिस पे जीरो, ये जीरो कब होगा, तो एक पॉइंट पे ये जाके वाई एक्सिस पे आ गया, फिक्स हो गया। तो ध्यान से देखिए, एक पॉइंट पे ये जब कट कर रहा है तो ये घटा और इस पॉइंट पे आके जीरो हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कर रहा है कि इसमें जैसे पोजीशन बढ़ रहा है तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है, जबकि क्या है, पोजीशन जब बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा, उल्टा सिस्टम है। तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, पोजीशन इस समय बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, और इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी पहला और लास्ट की पोजीशन, यानी एक्स का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे सो वेलोसिटी शुड बी डिक्रीजेस, और वेलोसिटी शुड बी डिक्रीजेस, इट्स मोमेंटम यानी इट्स लीनियर मोमेंटम शुड बी डिक्रीजेस। तो ये बात आपको समझ में आती है कि x का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो उसका मोमेंटम घटेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। जबकि इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें x का वैल्यू पोजीशन अगर बढ़ा रहे हैं, इफ वी इंक्रीजिंग इट्स पोजीशन इट्स मोमेंटम इंक्रीज, और सम टाइम यहां तक इंक्रीज करके फिर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 लास्ट में ये नेगेटिव साइन यानी कि मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है। तो पहले ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही बिंदास चला गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें और इसमें बात करते हैं कि बी होगा किसी, तो इसमें अगर हम देखें तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों का पोजीशन इस टाइप से। तो घटा और उसके बाद फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, एक बार वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, तो सिंपल सा बात है, घटा एक पॉइंट पे आया, फिर वापस से ये डिक्रीज करते हुए इस पोजीशन से आया। तो ध्यान से देखिए, इसमें डिक्रीज कर रहा है, एग्जैक्टली ये भी है, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये इसका मोमेंटम पहले डिक्रीज किया, यानी एक्स एक्सिस के नीचे है यानी नेगेटिव है, और जब ये ऊपर आ रहा है तो ये घटते हुए नजर आ रहा है। और ये आपको क्या दिख रहा है कि दोनों मतलब शेप सेम है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जबकि क्या होगा, जैसे जैसे इसका, क्योंकि इसमें हम क्या किए हैं, इसको वाटर में सबमर्ज कर लिए हैं,
तो इसका जो भी ड्यू टू डैम्पिंग ऑसिलेशन इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, कभी इंक्रीज नहीं करेगा। तो बी और सी में अगर ऑप्शन हम देखें सो बी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज तो दोनों में कर रहा है, लेकिन इसमें ग्रेजुअली इधर वाले यानी कि पहले जो है इनिशियली जो भी एम्पलीट्यूड है और बाद में जो एम्पलीट्यूड है उसके रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ सर्कल वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू। तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहां हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ सर्कल, उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस। सो बी और सी में अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सुटेबल लगेगा, हालांकि दोनों में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीज करते 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 लास्ट में ये इस पॉइंट पे आएगा, 0 आएगा, फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन इसके शेप में यानी कि फर्स्ट हाफ सर्कल और सेकेंड हाफ सर्कल पूरा एक सर्कल बनाएगा, जबकि यहां दिया हुआ है कि 1 सर्कल के लिए हमको इसका डायग्राम शो करना है। तो फर्स्ट सर्कल के लिए जो बनाएगा उसके रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए, यानी ग्रेजुअली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हाफ सर्कल, तो ये डिक्रीज करेगा। सो बी शुड बी योर राइट आंसर। सो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेईई।